कागज़ पे लिख दूँ तारीफ़ तुम्हारी, जो कागज़ पे लिख दूँ तारीफ़ तुम्हारी, तो स्याही भी तेरे हुस्न की गुलाम हो जाए। वैसे तो शायरी कई प्रेमियों ने अपनी प्रेमिकाओं के लिए कही होगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर इसे किसी नायिका के लिए कहा जा सकता है तो पिछले 100 सालों के इतिहास में मुझे सिर्फ एक ही नायिका दिखाई देती है, और वो है हेमा मालिनी। तो क्यों ना आज की चर्चा हेमा मालिनी पर ही करें। 16 अक्टूबर 1948 हेमा जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ। माथी जया चक्रवर्ती। जब जया जी प्रेग्नेंट थी, हेमा जी उनके पेट में थी। हालांकि जया जी ये तो नहीं जानती थी कि मुझे बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, लेकिन उनके अंदर से एक आवाज़ आती थी, उनको एक आवाज़ होता था कि मुझे बेटी ही होगी। और उन्होंने बेटी के पैदा होने के कई महीनों पहले से ही उसका नाम भी सोच रखा था कि मेरी बेटी पैदा होगी तो मैं उसका नाम रखूंगी हेमा मालिनी। मतलब हेमा मालिनी का नामकरण उनके जन्म से कई महीनों पहले हो चुका था। जया जी को बचपन से डांस का शौक था। वो दौर अलग था, उस दौर की परिस्थितियां अलग थी कि जया जी अपने डांस का शौक पूरा न कर सके, और अपना ये शौक उन्होंने पूरा किया अपनी बेटी हेमा मालिनी के माध्यम से। हेमा जी 3 या 4 साल की थी तभी से उनको डांस की ट्रेनिंग देना जया जी ने शुरू करवा दिया, और 8 या 9 साल की होते होते हेमा जी स्टेज पे परफॉर्म करने लगी। अब साल आ गया 1962। स्टेज पर हेमा मालिनी की परफॉर्मेंस जारी थी, और हेमा जी का स्टेज पर इतना नाम हो चुका था कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री भी हेमा जी से परिचित हो गई थी उनकी स्टेज परफॉर्मेंस की वजह से। एक फिल्म बन रही थी 1962 में, ईदु सत्यम। हेमा जी पहली बार उस फिल्म के माध्यम से रूप वाले पर्दे पर आई। उस फिल्म में हेमा जी ने एक डांस नंबर किया। ईदु सत्यम के बाद साउथ की कुछ और फिल्मों में भी उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिए। हालांकि वो साउथ में लीड नहीं कर रही थी, लेकिन डांस परफॉर्मेंस और ईश्वर ने उनको खूबसूरत चेहरा तो दिया ही था। इसकी वजह से साउथ इंडस्ट्री में उनका एक अच्छा खासा नाम हो गया, और ये नाम साउथ इंडस्ट्री से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गया। लेट 60s में, साल था 1967, एक फिल्म बन रही थी सपनों का सौदागर। हीरो थे राज कपूर, लेकिन उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनंत स्वामी थे जो साउथ के थे। राज कपूर का फिल्म इंडस्ट्री में उस समय क्या रुतबा था इसका पता इसी बात से चल जाता है कि सपनों का सौदागर के राज कपूर सिर्फ हीरो थे, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं थे। लेकिन उस फिल्म को पूरी तरह राज कपूर ही हैंडल कर रहे थे। उस फिल्म के लिए एक नई लड़की ढूंढी जा रही थी। सारे कलाकारों का ऑडिशन, जो भी नए कलाकार आएंगे उनका ऑडिशन राज कपूर ले रहे थे। सीनियर एक्टर्स में से कौन आएगा, कौन फिल्म में नहीं होगा, कौन होगा, ये भी राज कपूर तय कर रहे थे। सब कुछ राज कपूर, फिल्म कैसे बनेगी पूरी, ये सब कुछ राज कपूर देख रहे थे। अनंत स्वामी ने राज कपूर से कहा कि आपके सामने मैं एक नई लड़की लेके आ रहा हूँ। राज कपूर खुद भी चाहते थे कि वो कैरेक्टर ऐसा था कि उसके लिए कोई किसी फ्रेश चेहरे की जरूरत थी। तो अनंत स्वामी ने उनसे कहा कि एक नई लड़की जो है, जो साउथ में बड़ी सक्सेसफुल, अच्छी डांसर है, अच्छा चेहरा है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगी। हेमा जी को राज कपूर के पास ऑडिशन के लिए भेजा गया आर के स्टूडियो। राज कपूर ने खुद हेमा जी का ऑडिशन लिया। राज कपूर खुद एक बहुत महान प्रोड्यूसर थे, बहुत महान डायरेक्टर थे, तो वो ये अच्छी तरह जानते थे कि एक्टर से काम कैसे निकाला जाता है। हेमा जी जब ऑडिशन देने आई, राज कपूर ने हेमा जी को इतना कंफर्टेबल कर दिया कि हेमा जी ने खुल के ऑडिशन दिया और उस कैरेक्टर के लिए फाइनल हो गई। हेमा जी चुन ली गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। हेमा जी की माँ और हेमा जी ने कुछ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ जानती नहीं थी, तो उन्होंने आँख बंद करके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। सपनों का सौदागर पूरी हुई, रिलीज हुई। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी सक्सेसफुल तो नहीं हुई, कोई ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, एवरेज चली थी। ये वो समय था जब 40s और 50s के नायक अगली पीढ़ी के नायकों के लिए स्थान खाली कर रहे थे। ये राज कपूर और दिलीप कुमार, इन सबका एज ए लीड आखिरी दौर चल रहा था। सपनों का सौदागर में हेमा जी को जो लॉन्चिंग मिली थी, मुझे याद नहीं कि इसके पहले ऐसी लॉन्चिंग
किसी और एक्ट्रेस को मिली है जो उनको टैग दे दिया गया था पोस्टर पे, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। तो फिल्म की औसत सफलता का नुकसान हेमा जी को कुछ नहीं हुआ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनके पास आ रहे थे। लेकिन हेमा जी और जया चक्रवर्ती दोनों हैरान थे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की तो लाइन लगी हुई है, हमारे पास आ रहे हैं, मिल के जा रहे हैं, लेकिन कोई फिल्म नहीं मिल रही है। तो किसी ने जया जी से कहा कि आप जरा कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देख लीजिए, उस पर क्या लिखा है। देखिए कोई ऐसी शर्त तो नहीं लिखी है। जया जी ने कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देखा और देखकर जया जी की आंखें खुली खुली रह गई। उसके ऊपर यह लिखा था इस फिल्म के बाद हेमा जी जो अगली फिल्म साइन करेंगी उसके बाद जो भी फैसला होगा आनंद स्वामी करेंगे। हेमा जी कितनी फीस लेंगी, वो फिल्म करेंगी या नहीं करेंगी, जो भी फैसला होगा आनंद स्वामी करेंगे। जब ये पढ़ा तो जया जी हैरान रह गई, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आनंद स्वामी के मुंह पर वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर फाड़ दिया। आनंद स्वामी से बहुत आहत हुए और वो इतने नाराज हुए कि वो जो उसके बाद मुंबई छोड़कर गए, उसके बाद फिर उन्होंने मुंबई में कदम नहीं रखा। खैर जो हुआ वो तो हो गया। इसके बाद लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और हेमा जी को फिल्म मिलनी शुरू हो गई। उसी साल की शुरुआत में सपनों का सौदागर रिलीज हुई थी 1968 में, और इस साल के आखिर में हेमा जी की अगली फिल्म रिलीज हुई वारिस। हीरो थे जितेंद्र। वारिस ब्लॉकबस्टर हुई और यहाँ जो हेमा जी ने अपना कदम आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले साल 1969 जानी मेरा नाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म, उसके एक साल बाद अंदाज और सीता और गीता, फिर शराफत, नया जमाना, उसके बाद आया 1971 फिल्म थी लाल पत्थर, हेमा मालिनी और राजकुमार के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक। हालांकि ये फिल्म कमर्शियली तो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन आज ये फिल्म हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के दौरान एक और हादसा हुआ था। राजकुमार साहब ने अपनी बेटी की उम्र की हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया था शादी के लिए, लेकिन उस कम उम्र में भी हेमा मालिनी ने इस सिचुएशन को बड़ी समझदारी से हैंडल किया। उन्होंने राजकुमार से कहा कि मैं आपको बड़ा सम्मान करती हूँ, लेकिन आपके बारे में ऐसे विचार नहीं रख सकती। और हेमा मालिनी ने बड़ी समझदारी से, बड़ी खूबसूरती से इस सिचुएशन को हैंडल किया कि राजकुमार नाराज भी नहीं हुए, उनके रिश्ते भी खराब नहीं हुए। उसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया एक साथ, जैसे राज तिलक में काम किया, शरारा में काम किया, गलियों का बादशाह में काम किया, मोहब्बत के दुश्मन में काम किया। इनके रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई और बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। उसके बाद फिल्म आई तुम हंसी मैं जवां। पहली बार हेमा जी और धर्मेंद्र एक साथ आए। तुम हंसी और मैं जवां और सीता और गीता की शूटिंग लगभग साथ साथ ही चल रही थी। और यहाँ से हेमा जी को फिल्म इंडस्ट्री का हीमन मिला, जिसके साथ आगे चलकर उन्होंने शादी की। हेमा जी को धर्म जी को हेमा जी उसी समय पसंद आ गई, लेकिन हेमा जी के दिल में कोई ऐसा विचार नहीं था, न उनके दिल में कोई ऐसी फीलिंग थी। एक तरफ धर्म जी आए, दूसरी तरफ संजीव कुमार। सीता और गीता में संजीव कुमार ने भी हेमा जी को प्रपोज कर दिया। संजीव कुमार को लेकर हेमा मालिनी उस समय ज़्यादा सीरियस थी। धर्म जी हैंडसम थे, अच्छी बॉडी थी, लेकिन संजीव कुमार बड़ी उच्च क्वालिटी के, बड़े ऊंचे दर्जे के कलाकार थे, अभिनेता थे। इसके कारण हर अभिनेत्री उनकी तरफ आकर्षित होती थी। उसी साल उनको अवार्ड भी मिला था 10 के लिए, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। तो इस वजह से उनकी और भी एक धाक थी। उन्होंने भी हेमा जी को प्रपोज किया और हेमा जी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। संजीव कुमार ने अपनी माँ को हेमा जी के घर पे शादी के लिए भेजा, शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। बातें लगभग फाइनल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि हेमा मालिनी और संजीव कुमार की शादी हो जाएगी। लेकिन वहाँ हेमा मालिनी के घर पर संजीव कुमार की माँ ने एक शर्त रख दी कि हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। ये बात जया चक्रवर्ती को नागवार हो गई। सीधी बात है कि कैसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि बेटी नई नई स्टार बनी है, उसका पूरा करियर बाकी है, और आप कह रही हैं कि अब वो शादी के बाद काम नहीं करेगी। जया जी ने इस बात के लिए इनकार कर दिया और ये बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। हेमा मालिनी को ऐसा लगता था कि संजीव कुमार मेरी बात मान जाएंगे और मुझे शादी के बाद काम करने की इजाज़त दे देंगे। हेमा मालिनी इसका इंतजार 4-5 सालों तक किया। ये बात 1971 की बता रहा हूँ। हालांकि दोनों साथ साथ काम तो कर रहे थे, जैसे सीता और गीता की शूटिंग भी साथ में चल रही थी और एक फिल्म में जो आ रही थी साथ में चल रही थी, लेकिन हेमा जी इंतजार कर रही थी कि संजीव कुमार मान जाए और संजीव कुमार इंतजार कर रहे थे कि हेमा मालिनी मेरी शर्त मान जाए।
तो 4-5 सालों तक एक कोल्ड वॉर दोनों के बीच में चल रहा था, बातचीत भी करते थे, लेकिन बात एक जगह अटकी हुई थी। लेकिन ना संजीव कुमार माने ना हेमा मालिनी मानी, दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े रहे। और यहाँ से उनके जीवन में हीमन की एंट्री हो गई। और हीमन भी आने वाले कुछ पहले आदमी नहीं थे, यहाँ 2 लोग चक्कर लगा रहे थे। एक तरफ तो हीमन थे, दूसरी तरफ जंपिंग जैक थे जितेंद्र। साइमल्टेनियसली दोनों के साथ हेमा जी फिल्में करी थी और दोनों हेमा मालिनी शादी करना चाहते थे। खैर ये तो उनकी पर्सनल बातें थी जो एक तरफ चल रही थी। स्टारडम की तरफ अगर देखा जाए तो शायद हेमा मालिनी गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से है जिनको आते ही टॉप ब्रैकेट की हीरोइनों में स्थान अपना बना लिया। 1968 में जो वारिस से वो बड़ी अभिनेत्रियों की गिनती में आई, 1969 में उन्होंने जॉनी मेरा नाम दे दी, उसके बाद अंदाज, सीता और गीता, तो टॉप की 3-4 अभिनेत्रियों में तो उसी दौर में हेमा मालिनी आ गई। हाईली पेड एक्ट्रेस बनी हेमा मालिनी 1975 से, जब मुमताज ने फिल्मों से संन्यास लिया। नहीं तो तब तक मुमताज हाईली पेड थी, सबसे ज़्यादा पैसे वो ले रही थी। टॉप के 3-4 अभिनेत्रियों में हेमा मालिनी थी, वो अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन हाईली पेड नहीं बनी थी। सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्री बनी हेमा मालिनी। शोले, 10 नंबरी, प्रतिज्ञा, एक साथ 1975 में 4-5 हिट फिल्में दी। और ऑफिशियली मुमताज ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। 1975 निकल गया, उसके बाद हेमा मालिनी लाइन से हिट फिल्में दे रही थी। जैसे उन्होंने आज़ाद आ गई, उसके बाद 1976 के आसपास आज़ाद, माँ, दोस्त, मतलब 1980 तक हेमा मालिनी के आसपास भी कोई अभिनेत्री नहीं थी। हिट अभिनेत्रियाँ तो बहुत थी, परवीन भी थी, जीना तमन थी, लेकिन ये सब हेमा मालिनी से मिलो पीछे थी। उसमें रेखा भी चल रही थी, लेकिन नंबर 1 पर हेमा मालिनी थी। 80 आते आते जब हेमा मालिनी की उम्र 30 के ऊपर हो गई और नई अभिनेत्रियों की धीरे धीरे एक नई पीढ़ी आने लगी। अभी किसी की फिल्म तो रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन नाम सुनाई दे रहा था। पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरी, जयाप्रदा, श्रीदेव, सबका नाम सुनाई दे रहा था। अभी किसी की फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। हालांकि श्रीदेव की एक फिल्म आ चुकी थी उसके पहले, 16 सावन आ चुकी थी, लेकिन चली नहीं थी। हेमा मालिनी की उम्र 30 के पार हो गई थी और वो शादी कर सेटल होने के बारे में सोच रही थी। चुपके चुपके हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। मजे की बात यह है कि जिस दिन इन दोनों की शादी थी, उसका एक किस्सा है। हेमा मालिनी क्रांति की शूटिंग कर रही थी, जिस वक्त लोग शादी का फैसला कर रहे थे। शादी के दिन क्रांति की शूटिंग थी। हेमा मालिनी को शादी की सफ़ेद साड़ी पहननी थी, विधवा की। वहाँ पर उनका कैरेक्टर विधवा का था शूटिंग के दिन। हेमा मालिनी ने बीमारी का बहाना बना दिया और शूटिंग करने से मना कर दिया। शूटिंग कैंसिल हो गई। मनोज कुमार को पीछे से कहीं से पता चला, किसी ने बताया कि हेमा मालिनी की आज शादी है इसलिए वो नहीं आई है, और शादी के दिन वो सफ़ेद साड़ी नहीं पहनना चाहती थी। मनोज कुमार हंसने लगे और फ़ोन करके धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को शादी की बधाई दी। खैर शादी हो गई। हेमा जी ने शादी के बाद एक नया ट्रेंड शुरू किया। शादी के बाद हेमा मालिनी को शादी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से है हेमा मालिनी की जो शादी के बाद मेरे ख्याल से जितने दिन हॉस्पिटल में थी, उसके बाद कुछ महीने ही वो घर पर रही होंगी। शूटिंग लगातार चल रही थी, हर साल उनकी 2-3 फिल्में आ रही थी, फिल्में भी हिट हो रही थी। ना उनके करियर पर कोई फर्क पड़ा, उनकी फीस पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि शादी के 1-2 साल बाद 83-84 के बाद हेमा जी ने मैच्योर रोल लेने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने वो टिपिकल माँ वाले रोल करने से मना कर दिया। एक फिल्म उन्होंने की थी फर्ज और कानून, इसके बाद उन्होंने फैसला लिया, वो उनको धोखे से वो कैरेक्टर करवा लिया गया। उनको बोला गया कि आपका कैरेक्टर मदर इंडिया टाइप का है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का रोल है, आप जितेंद्र की हीरोइन हैं। फिल्म करने के बाद उनको पता चला कि जब आपका रोल है वो कुछ उतना नहीं, जो मेन कैरेक्टर था वो बेटे का था और जितेंद्र की माँ बन गई थी फिल्म में। तो हेमा जी को कहीं ना कहीं से ऐसा लगा जिन नायकों की मैं हीरोइन रही हूँ, मुझे उनकी माँ बनाया जा रहा है। इसका उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। 84-85 के बाद भी जो फिल्में हेमा जी को मिली, भले उसमें हीरोइन का रोल ना रहा हो, लेकिन बड़ा डैशिंग रोल होता था। जैसे कुदरत का कानून आई, उसमें बड़ा डैशिंग लॉयर का कैरेक्टर था। जमाई राजा आई, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित हीरोइन थे, लेकिन वो पूरी फिल्म सास और दामाद के ऊपर आधारित थी। तो पूरा 80s हेमा जी ने डैशिंग कैरेक्टर करते हुए निकाला। 80s निकल गया, अब 90s आ गया। 90s में हेमा जी ने फिल्मों की तरफ काम करना, ज़्यादा ध्यान अपने परिवार को देना शुरू किया। बच्चियाँ बड़ी हो रही थी तो फिल्में कुछ कम, बड़ी गिनती की फिल्में करती थी। बच्चियाँ बड़ी हो गई, जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तब हेमा मालिनी ने फिर करियर पर ध्यान देना शुरू किया और बागबान, बाबुल जैसी कई फिल्में
अमिताभ बच्चन के साथ की। उसका हेमा मालिनी बीजेपी में गई, बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भी गई, अब भी बीजेपी से सांसद हैं। आज इस उम्र में भी 73-74 साल की उम्र में हेमा जी के स्टेज से चलते हैं। हाल ही में बनारस में बीजेपी ने जब वाराणसी कॉरिडोर का काम चल रहा था तो वहाँ पे हेमा जी ने 73 साल की उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। आज भी 70 पर हेमा मालिनी की खूबसूरती उसी तरह बरकरार है। ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे, उनका स्वास्थ्य ऐसे ही अच्छा स्वास्थ्य है, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं अपना आज का एपिसोड खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में किसी और महानसी साहब की मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।